साथियों नमस्कार। मैं नीरज पांडे फुलवारी स्टूडियो के माध्यम से आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथियों, किसी कवि की चार पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि जिस तरह से हो सके पूरी अभी मंजिल करो, जिस तरह से हो सके पूरी अभी मंजिल करो, जिस तरह से हो सके पूरी अभी मंजिल करो, मुश्किलों के सामने छोटा ना अपना दिल करो, चांद तारे भी तुम्हें धोखा अगर देने लगे, आदमी हो दिल जलाकर रोशनी हासिल करो। उसी रोशनी को हासिल करने के उपक्रम में हम फुलवारी स्टूडियो के माध्यम से एक ऐसा विशेष कार्यक्रम आपके बीच में लेकर के आए हैं। साहित्य, समाज और सांस्कृतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उन लोगों से आप सबको रूबरू कराने का यह अवसर है। और आज हमारे बीच में साहित्य जगत के, कविता जगत के, कवि सम्मेलनीय जगत के एक ऐसे हस्ताक्षर की उपस्थिति हमारे बीच में है जिनका किसी कवि सम्मेलन के मंच पर उपस्थित होना सफलता की गारंटी होता है। पिछले कुछ वर्षों में जिन्होंने धूमकेतु की तरह कवि सम्मेलनीय फलक पर, कवि सम्मेलनीय क्षितिज पर अपनी पहचान बनाई है, जी हां, हैदरगढ़ बाराबंकी से निकलकर पूरे देश में अपनी कविताओं से सबको प्रभावित करने वाले देश के लोकप्रिय गीतकार आदरणीय शिव किशोर तिवारी खंजन जी आज हमारे स्टूडियो में हैं। हम सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं फुलवारी स्टूडियो में। बहुत बहुत आभार आपका। और इस फुलवारी स्टूडियो की संचालिका आदरणीय डॉक्टर नीता सिंह जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, मैं विशेष आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। कविता से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे जी, लेकिन किसी कवि के कृतित्व को जानने से पहले उसके व्यक्तित्व को जानना बहुत आवश्यक होता है। यूं तो कवि सम्मेलन यात्राओं में हमने आपको बहुत कुछ जाना है, लेकिन हमारे दर्शक अनभिज्ञ है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने कवि सम्मेलनीय यात्रा के विषय में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। आपकी कवि सम्मेलनों की यात्रा कहां से शुरू हुई, कविता लेखन की शुरुआत कैसे हुई, किसकी प्रेरणा से कविता लेखन की शुरुआत हुई, आप हमारे दर्शकों को बताएं। हम बचपन से ही, हमारा स्वर बड़ा ही अच्छा था। जी बिल्कुल। तो पिताजी एक श्याम नारायण अग्रवाल विटप जी थे, अब तो यशाकाय है वो। उनकी एक दुकान थी काटा बाट की जी। तो अक्सर वो ले जाया करते थे। पिताजी भी लिखते थे जी, गोष्ठियों में जाया करते थे, तो हमको वो लेके जाया करते अच्छा, विटप जी की दुकान पे गोष्ठियां आयोजित होती रहती थी। हाँ, वहाँ आया जाया करते थे, तो हमको वो ले कर जाते थे, तो हम भी सुना करते थे। तो हमसे भी उन्होंने कहा विटप जी ने कि बेटा तुम भी कुछ सुनाओ जी। तो हम उस समय लिखते पढ़ते तो थे नहीं, 6, 7, 8 के विद्यार्थी थे। तो उस समय फिर हमको कुछ लोकगीत आया करते थे, तो सुना करते थे कैसेटों से या कहीं से भी, तो वो हमें याद रहते थे, तो हम उसी को सुनाते थे। तो उसमें एक लोकगीत बड़ा प्रचलित था, वो बुंदेलखंड भाषा का था, करिया रंग की थरिया वो संभाल के चली चोली। और तरन्नुम में सुना दीजिए। करिया रंग की थरिया वो संभाल के चली, चोली और चुनरिया पैर पार के चली, वो किसान की लली खेत खलिहान को चली। क्या कहने। और कई लोग गीत थे, तो यही सब सुनाया करते थे। तो फिर एक बार जी, कक्षा 9 में जब पहुंचा, तो एक बाराबंकी जनपद में एक महिला इंटर कॉलेज था जी। तो वहां पर एक भाषण प्रतियोगिता हुई जी, जिसका विषय था कि प्रेस, टीवी और आकाशवाणी में वो पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की जाए या न की जाए जी। तो पिताजी चूंकि लिखते थे और बहुत ही अच्छे हिंदी के अध्यापक भी थे, तो मैंने उनसे कहा कि हमारी ये भाषण तैयार करवा दीजिए। तो उन्होंने भाषण तो लिखा, लेकिन हमने कहा कि उसमें कुछ कविताएं अगर हो जाएं कुछ पहले, तो उसका एक मनमोहक हो जाएगा वो भाषण उद्धृत करने के लिए। तो उन्होंने कहा अगर कविता है तो आप अपने आप लिखो, कुछ कोशिश करो। वाह। तो कई दिन तक मैंने प्रयास किया, तो मैंने पहला जो छंद लिखा था जी, वो आज मैं आपको सुनाता हूँ। कभी सुनाने का अवसर नहीं मिला। स्वागत। कि जिनसे अनुराग की झोली भरी, उनसे कुछ मांग ला जाता नहीं। प्रेस, टीवी तथा बिन रेडियो के हम क्या जग को कुछ भाता नहीं। वाह। पल में यह राष्ट्र सजा दे कहो, पल में मानो देश से नाता नहीं। वाह। और यदि स्वायत्तता इनको न मिले, इनसा कोई राष्ट्र विधाता नहीं। बहुत अच्छा। तो ये कक्षा 9 में मेरा ये पहला छंद था। बहुत अच्छा। और मैंने उस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था।
तो ये मेरा प्रथम छंद कविता ये का तो प्रारंभ बड़ा अद्भुत संयोग रहा है कि आपके कवि का जन्म भी छांदसिक कविता से हुआ और बहुत जो छांदसिकता के मानकों पर खरी उतरती है ऐसी कविता से आपका जन्म हुआ। और एक मजेदार बात निकल करके आई, मैंने जब कविता की शुरुआत की तो मेरे घर पे डांट पड़ी और आपको आपके पिताजी ने प्रेरित किया कविता लिखने के लिए। ये बड़ी अच्छी नहीं, बात है। उनकी प्रेरणा और निश्चित रूप से तो पहला मंच कैसे मिला आपको? कोई घटना जरूर रही होगी कि अनायास तो नहीं मिला होगा। पहला मंच तो जब मैं अध्यापक बन गया जी, उसके बाद एक वो किस भी सन में आए शिक्षा क्षेत्र में? 2006 में, 14 जी। नवंबर 6 में। जी। तो उसी के लगभग 8-9 में एक कवि सम्मेलन हुआ नैनखेरा में। जी जी जी, हैदर के पास एक जी, छोटा जी, सा गांव है। मैं गया हूँ वहाँ एक बार कवि सम्मेलन। तो वहाँ स्वर्गीय जगदीश सिंह नीरद एक कवि थे, बड़े अद्भुत कवि थे। वीर रस के के ऐसे अद्भुत कवि आज तक मैंने उन जैसा कवि कोई देखा नहीं। उनका शिल्प, उनका पढ़ने का अंदाज, उनकी शैली बिल्कुल अद्भुत थी, मैंने सुना है उन्हें। जी। तो उन्होंने, उनके पुत्र जो थे वो हमारे साथ अध्यापक थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे एक कवि मित्र हैं, उनको भी आप शामिल करिए। तो वहाँ जब मैं मंच पे पहुंचा तो बड़े बड़े कवि थे मंच पर। जी जी जी, अभी जो डॉक्टर सुरेश फक्कड़ जो भी यशा का आए हुए हैं, केडी शर्मा हाहाकारी जी, थे, अद्भुत थे सब। डॉक्टर निराला राही थे, रामकिशोर तिवारी, किशोर का संचालन था। जी जी जी, अन्य अन्य कवि थे, नाम ठीक से नहीं याद है। प्रलयंकर जी थे हमारे क्षेत्र के। तो वहां पर उन्होंने हमें सबसे अंत में पढ़वाया। तो उस समय मैं श्रृंगार लिखा करता था जी। तो एक मेरी कविता थी। तो मुझे ये भूत था कि जितनी कठिन कविता लिखी जाए वो उतनी अच्छी होती है। कुल मिला के उस समय आप कठिन काव्य के प्रेत थे। हाँ, तो मैंने वो पहली कविता वहां सुनाई थी, लिखी थी श्रृंगार की कि पूर्णिमा सम दिव्य ज्योति है अमा घन श्याम, केशवानंद का समन्वय है छटावभिराम। पूरा गीत है। तो वो कविता का प्रारंभ, पहला मंच मेरा वही था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे यात्राएं बढ़ती रही। आज तो आप सफलता के उस शिखर पर हैं। देश का शायद ही कोई बड़ा मंच हो जहां पर आपकी उपस्थिति न रही हो। जब कविता क्षेत्र में आए मूलतः तो प्रेरणा पिताजी से ही आपको मिली। आपके जो आंचलिक साहित्यकार कवि हैं उनसे कविता लेखन की प्रेरणा मिली। लेकिन जब कविता के मंचों पर आए तो उस समय की जो एक गैलेक्सी थी, एक बड़े कवियों का जो आभा मंडल था, उनमें आप किन कवियों से सर्वाधिक प्रभावित हुए? उसमें तो बहुत से कवि हैं। जैसे जब मैं मंचों पर देखता था तो हमारे लखनऊ के वेदव्रत वाजपेयी को मैं देखता था। जब हमारे हैदर आते थे तो अक्सर वो लेट आते थे। तो जब मैं देखता था तो उनको, उनकी प्रतीक्षा में लोग खड़े रहते थे, हैदरगढ़ के लोग। और ऐसे बहुत से कवि हैं, किनके किनके नाम लिए जाएं। तो जब उनको मैं देखता था तो लगता था कि अगर ऐसी स्थिति बने कि लोग प्रतीक्षा करें और आधा घंटा 1 घंटा लेट आने पर भी लोग कोई क्रिया प्रतिक्रिया न दे तो वो जलवा। और वो कार से आते थे उस समय, हमें याद है कि उनकी मारुति वैन से वो आते थे। वैन भी आज के 30 साल पहले मायने रखती थी। तो देख करके बड़ा ही अद्भुत लगता था। और इसके अलावा मंचीय कवियों में जैसे हमारे डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी को तो मैं सुनता रहता था। कुमार जी को तो मैं उतना नहीं जानता था, वो तो बाद में हम उनसे सही से परिचित पाए। कविता तिवारी जो इस समय चर्चित है, तो बचपन से मैंने इनको सुना है। तो ऐसे ही बहुत ऐसे कवि हैं जिनके। चलिए, व्यक्ति जो मन में सोचता है जब वो स्वप्न साकार होते हैं तो बड़ा संतोष होता है। आज आपकी प्रतीक्षा में लोग प्रतीक्षारत रहते हैं। मैंने देखा है कई कवि सम्मेलनों में कि लोग प्रतीक्षा किया करते हैं कि शिव किशोर तिवारी खंजन जी आए। हालांकि आप सब जगह समय से पहुंचते हैं। ये आपका एक बहुत बड़ा गुण है कवि सम्मेलनी यात्राओं में। जब लोग सफलता के शिखर पर होते हैं या सफलता को स्पर्श कर रहे होते हैं तो उनमें थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है, ये तेवर आ जाता है कि वो समय से ना पहुंचना या बहुत प्रोटोकॉल के साथ पहुंचना। आपकी सरलता, सहजता, सादगी भी इस मामले में बहुत प्रणम्य है। और तो ये चर्चा होती है जी कि शिव किशोर तिवारी खंजन जिस मंच पर हो वहां तो तालियों का पहाड़ होना ही है। जब मैंने तमाम ऐसे कवि सम्मेलन देखे हैं कि उसमें कोई कवि सफल नहीं हो रहा है, उसको प्रतिक्रिया सामने से नहीं मिल रही है, लेकिन जब शिव किशोर तिवारी खंजन खड़े होते तो तालियों का पहाड़ ये अचानक कैसे खड़ा हो जाता है? इसके पीछे कौन सी तकनीक है? हमने देखा लोगों को कि कवि सम्मेलनों को जोड़ने के लिए बहुत तरीके अपनाते हैं। तो धीरे धीरे मैंने भी सोचा कि अगर तालियां नहीं बजी तो लोग ये मानते हैं कि कवि सम्मेलन आज कम जमा या कवि कम जमा। तो उसको मैंने एक तरीके से अपनाने की कोशिश की और माता जी की कुछ कृपा भी बन जाती है और लोग जुड़ जाते हैं हमको सुनने के लिए।
अब उसके लिए मैंने कुछ अपने ढंग को बदला, कुछ बातचीत करने को सोचा कि जैसे अक्सर जब लोगों से बातचीत करके आप कविता पढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा वो प्रभावी होता है, और जब आपके रंग में वो रंग जाते हैं तो फिर आप कुछ भी आप सुनाते हैं तो बहुत मन से सुनते हैं। तो एक मैंने आदत बनाई और उस आदत में धीरे धीरे मैं सफल हो रहा हूँ, और ईश्वर अगर ऐसे साथ देता रहा तो अभी बहुत कुछ करना बाकी। अभी तो हमारा प्रारंभ है, मैं अपने को प्रारंभ ही मान रहा हूँ, अभी बहुत से लोग हमसे परिचित नहीं है, लेकिन अगर ये भी ऐसा आपकी उदारता है, आपकी सरलता है कि अपने आप को आप अभी भी प्रारंभिक दौर में अक्सर मान रहे हैं। एक प्रश्न और लोग करते हैं कि आपका नाम खंजन क्यों पड़ा। जी, इसका नामकरण हमारे विठप जी ने किया था, वाह। और उन्होंने कहा कि तुम्हारा स्वर बहुत अच्छा है और खंजन पक्षी की आंखें बड़ी सुंदर होती हैं, तो खंजन पक्षी की तरह तुम बड़े सुंदर से लगते हो, तो इस वजह से तुम्हारा नाम मैं खंजन रखता हूँ। तो 4 पंक्तियां मैं चाहता हूँ अपने परिचय की भी आपको दे दूं। अरे स्वागत है। प्रेम की आंख तुम और वंजन हूं मैं, रूप की राशि तुम और रंजन हूं मैं, एक नाता सनातन रहा साथ का, वाह तुम शरद ऋतु तथा पक्ष खंजन हूं मैं, वाह। व्यूह के बीच में शत्रुगंजन हूं मैं, वाह संकटों में पढ़ूं तो प्रभंजन हूं मैं, वाह। आदि से नेत्र उपमान बनता रहा, आहा, क्या हुआ सूक्ष्म हूं खंजन हूं किंतु मैं। खंजन हूं मैं। वाह। तो ये हमारा परिचय भी है। आज से 8-10 साल पहले जब शिव किशोर तिवारी खंजन से मेरी पहली मुलाकात किसी मंच पे होती है तो उनका एक गीत उस समय अवधि में एक गीत था और महंगाई के संदर्भ में था। उसका अगर कुछ अंश याद हो, हालांकि बहुत पुराना हो गया है, इधर आपके द्वारा वो पढ़ा भी नहीं जा रहा है मंचों पर, तो शायद कुछ याद हो तो उसकी वानगी थोड़ी सी। वो गीत हमारा ऐसा था कि उसने हमें सबसे ज्यादा यात्राएं तो बहराइच की कराई। पता नहीं बहराइच में ऐसा क्या हुआ उस गीत के द्वारा कि अक्सर मैं उस गीत के लिए बुलाया था। तो वो गीत अवधि में था महंगाई पर कि उठे दर्द जियरा मजई से बवाई, हाँ। अरे आ महंगाई, अरे महंगाई। वाह। अंतिम चरण में सुनाता हूँ कि गांधी कै चरखा व खादी चली गए, गांधी कै चरखा व खादी चली गए, रेडीमेड कपड़ा पलिस्टर भली भय, 200 का कपड़ा है 900 सियाई, अरे आ महंगाई, अरे महंगाई। बहुत सुंदर। गांधी का चरखा व खादी चली गए, इससे याद आया अपने प्रारंभिक दौर से जब शिव किशोर तिवारी खंजन कुछ आगे बढ़ते हैं तो उनका गीत और पूरी तरह से चर्चा में आता है। एक गीत लेकर के शिव किशोर तिवारी खंजन मंचों पर आते हैं और वो बड़ा चर्चित होता है। जो हमारी आजादी है वो आज भी कहीं प्रश्न चिन्हों के दायरे में है, और उन विडंबनाओं को बहुत सलीके से एक गीत में शिव किशोर तिवारी खंजन सुनाते हैं। आज शिव किशोर तिवारी खंजन जी जब हमारे साथ हैं तो मैं चाहता हूं वो गीत सुन लिया जाए उनसे। पूरा गीत सुनना? बिल्कुल सुनना। आइए मैं उस गीत को सुनाता हूँ। आजादी के साथ हमने बहुत कुछ पाया है, लेकिन बहुत कुछ गिरावट भी आई है, तो संस्कार से ओतप्रोत वह गीत है, सुनिएगा कि सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए, वाह, सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए, खो गई आज जीवन की आजादियां, सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए, बदचलन कुछ विदेशी हवाएं चली, बदचलन कुछ विदेशी हवाएं चली, जिनमें फंस करके बर्बाद हम हो गए, सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए। पहला गिरावट में सौंपता हूं
कि पहले उठकर सवेरे पिता मात के, पहले उठकर सवेरे पिता मात के शीश चरणों में हम सब झुकाते रहे। आज माता पिता पा रहे यातना, ऐसे बेदर्द जल्लाद हम हो गए, सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए। नारियां सीता सावित्री बन के सदा राष्ट्र की अस्मिता को सजोती रही। दीपिका और बिपाशा तो आदर्श है, उल्लुओं के है उस्ताद हम हो गए, सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए। और सबसे बड़ी विडंबना, जो हम सगे भाई बनकर के जन्म लेते हैं और अक्सर देखा होगा कि भाई भाई से ही झगड़ने लगता है बहुत छोटे से स्वार्थ के लिए। तब पंक्तियां हैं कि भाई भाई में थी प्रेम की भावना, राम लक्ष्मण भरत कृष्ण बलराम थे, बाल सुग्रीव रावण विभीषण है, अब कौरव पांडव का संवाद हम हो गए, सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए। और जो मंचों पर अक्सर इन पंक्तियों पर तालियों का एक अच्छा समावेश होता है, वो 4 पंक्तियां मैं सौंपता हूं जी। कि शुद्ध भोजन में था शुद्ध जीवन मेरा, शाकाहारी सरलता का व्यवहार था, चाहिए आज हमको सुरा सुंदरी, राक्षसों जैसी औलाद हम हो गए, सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए। पक्षियों में थी परस्वार्थ की भावना, ग्रंथों में उनका भी भारी परमार्थ था, आज वो देश भारत से गायब हुए, बुलबुलों के है सैयाद हम हो गए, सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए। और अंतिम है, आदमी आदमी से हुआ दूर है, आचरण आज मानव का मजबूर है, कल्पना गीत खंजन कहाँ तक लिखे, आज सीरी के फरहाद हम हो गए, सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए, जिनमें फंसकर के बर्बाद हम हो गए। सिर्फ कहने को आजाद हम हो गए, कल्पना गीत खंजन कहाँ तक लिखे। आपका कंठ भी प्रारंभ से मधुर रहा है और बड़ी मधुरिम प्रस्तुतियों से आप सबको सम्मोहित करने में समर्थ हैं। फिर शिव किशोर तिवारी खंजन श्रृंगार से हट करके, प्रारंभ श्रृंगारिक कविताओं से हुआ, लेकिन श्रृंगार से हट करके सामाजिक सरोकारों को गाने लगे, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, हमने ये देखा है कि श्रृंगार की कविताएं जो होती हैं अच्छी होती हैं, लोग अच्छा लिखते हैं, लेकिन हमारा जो मन बना, जो सामाजिक विद्रूपताएं हैं, देश की कुछ समस्याएं हैं, तो वो दर्द कहीं ना कहीं लिखने को मन करता था और सुनाने को मन करता था। तो श्रृंगार आज भी मैं लिखता हूँ और श्रृंगार के गीत मुझे अत्यंत प्रिय भी हैं और मैं लिखता भी हूँ, लेकिन वो स्वांता सुखाय बनते जा रहे हैं। और जो मैं मंचों पर गाने का मन करता है वो अपने देश के लिए, समाज के लिए गाने की इच्छा करता है, क्योंकि कुछ ना कुछ अभी भी बहुत चीजें हैं जो कभी कभी हो सकता है कि 1000 लोग बैठे हों, उसमें से अगर 10 लोगों को भी मेरी कविता में कुछ अच्छा लग जाए और उनके हृदय में परिवर्तन हो जाए तो मेरा लिखना पढ़ना सफल हो जाता है। इस सोच के साथ मैं मंचों पर पढ़ता हूँ। आजकल आपके कुछ मुक्तक बड़ी चर्चा में है, बहुत वायरल भी हो रहे हैं, जो अयोध्या धाम में राघवेंद्र सरकार की प्राण प्रतिष्ठा के परिप्रेक्ष्य में आपने मुक्तक लिखे। उनमें एक आध मुक्तक सुना दीजिए, हम धीरे धीरे अपने इस कार्यक्रम को विराम की ओर ले चलें। उससे पहले लेकिन मैं चाहता हूं कि 1-2 मुक्तक सुना दीजिए। कि है जिनके दर्द सीने में न वो बेदर्द होते हैं, वाह, है जिनके दर्द सीने में न वो बेदर्द होते हैं, जो फूलों पर चले हैं वो कभी कांटों पे सोते हैं। किसी का दर्द जब हम दर्द के दिल में मचलता है,
सुदामा से लिपट करके वाह। तभी घनश्याम रोते। बहुत अच्छे। मिले यदि प्रेम का प्याला, ये तो अद्भुत है, जहर भी जाम होता है। अद्भुत है। मिले यदि प्रेम का प्याला, जहर भी जाम होता है। वाह। हृदय जो प्रेम में डूबा, वो प्रभु का धाम होता है जिनका कार्य उत्तम और उत्तम है घराना भी, वही दशरथ का बेटा बन के पैदा होता है। वाह। वही ये ऐसी पंक्तियां हैं जिन पर तालियों का एक परिवेश बनता है, तो कवि सम्मेलन का दृश्य ही बड़ा अद्भुत होता है। आज आप फुलवारी स्टूडियो में पधारे, आदरणीय डॉक्टर नीता सिंह जी के आमंत्रण पर। आपको फुलवारी स्टूडियो परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार, और आने वाले समय में हम पुनः यहाँ उपस्थित होंगे, मिलेंगे और तमाम विषयों पर, कविता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार आपका। फुलवारी स्टूडियो को जो प्रारंभ है वो निश्चित है कि बहुत ऊंचाइयों पर जाने वाला है, क्योंकि आज जो प्रारंभ हुआ है वो निश्चित है कि सफलता का बहुत उच्चतम शिखर को प्राप्त करने वाला है। आदरणीय डॉक्टर नीता सिंह की जो जी का जो स्वभाव है, सरलता है, सहजता है, और काव्य के प्रति जो उनका प्रेम है, वो निश्चित है हम कवियों के लिए, साहित्यकारों के लिए भी बड़ा ही प्रभावी होने वाला है और सफलता का मूल बनने वाला है। बहुत बहुत आभार आप सबका। फुलवारी स्टूडियो का बहुत बहुत आभार, और आपका भी बहुत बहुत आभार जिन्होंने हमसे आपने वार्ता की। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।